नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ। ये हमें मिला है एक स्रोत से, चैप्टर 17.pdf। ये स्रोत बात करता है मानव चेतना के विकास की, मतलब अगला कदम क्या हो सकता है, हाँ। जिसे वो जागृत प्रजाति कहते हैं, अवेकेंड स्पीशीज। और फिर उनकी तुलना करते हैं आज के अजागृत मनुष्यों से। हाँ, अनअवेकेंड ह्यूमंस। ये तुलना काफी सोचने पर मजबूर करती है ना, बिल्कुल। अपने व्यवहार के पैटर्न पर। अच्छा, इस स्रोत में कई बातें हैं, पर आज हम खास तौर पर 2 पर फोकस करेंगे, ठीक है। जिन्हें स्रोत आइटम 3 और आइटम 4 कहता है। हाँ। ये है हम जो कहते हैं और जो करते हैं, हाँ। उसमें तालमेल, कथनी और करनी। हाँ। और दूसरा, जो असल में कारगर है, मतलब जो काम करता है, उसे करना। अच्छा। सुनने में शायद आसान लगे, पर स्रोत के हिसाब से इन 2 बातों में महारत हासिल करना वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, ये गहरे मुद्दे हैं। तो हमारा आज का इरादा क्या है? इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा गहराई से समझना और देखना कि स्रोत के नजरिए से इनका हमारी जिंदगी और समाज के लिए क्या मतलब हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इस पड़ताल में उतरते हैं। पहला पॉइंट, आइटम नंबर 3, कथनी और करनी की समानता। स्रोत कहता है एक जागृत प्रजाति जो कहती है वही करती है, सीधा और स्पष्ट। जबकि हाँ मतलब अजागृत मनुष्य अक्सर कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। बिल्कुल। और स्रोत इसमें एक और दिलचस्प बात जोड़ता है। वो कहता है कि जो विचार मन में रखे हुए हैं उन्हें व्यक्त न करना भी एक तरह से फायदेमंद नहीं है, लाभहीन है। रखे हुए विचार, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, यहाँ जोर हेल्ड विचारों पर है। मतलब वो नहीं जो बस मन में आया और गया, बल्कि वो विश्वास, वो इरादे जिन्हें आप सच में मानते हैं, जिन्हें आपने पकड़ कर रखा है। अच्छा। तो स्रोत कहता है कि अगर आपके मन में कोई ऐसा पक्का विचार या इरादा है, तो उसे जाहिर न करना भी उतना ही अप्रभावी है जितना कुछ कहकर उसे न करना। ये तो एक अलग पहलू है। मतलब सिर्फ वही व्यक्त करें जो हम सच में मानते हैं या करने वाले हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये एक तरह की अंदरूनी और बाहरी ईमानदारी की बात है। लेकिन यहीं पर स्रोत में एक सवाल उठता है जो मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा। क्या? कि अगर मन में रखा हुआ विचार मान लीजिए नकारात्मक हो या शायद थोड़ा कठोर, तो क्या उसे भी कह देना चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत का जवाब थोड़ा शायद चौंकाने वाला है। क्या कहता है वो? वो कहता है, तो फिर ऐसा अप्रिय विचार मन में रखना ही क्यों, उसे जाने दो। जाने दो, पर क्या ये हमारे बस में है? मतलब क्या हम सचमुच अपने विचारों को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं? बहुत से लोग यही सोचते हैं कि विचार तो बस आते जाते हैं, उन पर हमारा वश कहाँ। हाँ। लेकिन स्रोत इस मामले में काफी दृढ़ है। उसका मानना है कि हाँ, हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, या कम से कम ये चुन सकते हैं कि किन विचारों को अपने मन में पालना है, जगह देनी है। अच्छा, कैसे? उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसे पकड़ते नहीं। ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है, अभ्यास है, जिसे सीखना पड़ता है। मानसिक अनुशासन सुनने में आसान नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे कहता है मन को प्रशिक्षित करना, ट्रेन करना, ताकि कोई भी ऐसा विचार जिसे हम हकीकत बनते नहीं देखना चाहते, वो 1 नैनोसेकंड से ज्यादा टिके ही नहीं। 1 नैनोसेकंड, ये तो बहुत ऊंचा आदर्श है। हाँ, स्रोत इसे न्यू थॉट मूवमेंट से भी जुड़ता है। ये एक फिलॉसफी है जो मानती है कि हमारे विचार, खासकर गहरे बैठे विश्वास, हमारी रियलिटी को बनाते हैं। अच्छा, मैंने सुना है इसके बारे में थोड़ा। और इसी संदर्भ में स्रोत एक बहुत ही पावरफुल बात कहता है। क्या? हर वो विचार जिसे आप मन में रखते हैं, जिसे आप धारण करते हैं, वो एक प्रार्थना की तरह है। प्रार्थना? हाँ, एक तरह का संदेश जो आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं। हर रखा हुआ विचार एक प्रार्थना है। जी। ये तो वाकई गहरा है। अगर ऐसा है तो ये हमें अपने मन में चलने वाली चीजों के प्रति बहुत जिम्मेदार बनाता है। बिल्कुल। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ कि हमें सोच समझकर सिर्फ पॉजिटिव, अच्छे, रखे हुए विचारों को ही मन में जगह देनी चाहिए और उन्हीं को शेयर करना चाहिए। स्रोत का इशारा तो यही लगता है। केवल उन विचारों को साझा करें जिन्हें आप सच में मानते हैं, जो सकारात्मक हैं और जिन्हें आप सच में करने का इरादा रखते हैं। और फिर उस पर टिके रहें, अपनी बात को अपना वचन बनाएं। स्रोत तो यहां तक कहता है कि अगर आपको जरा भी शक है कि आप जो कहने जा रहे हैं उसे कर पाएंगे या नहीं, तो उसे कहें ही नहीं। कहें ही नहीं। हाँ,
ये बहुत ज्यादा पारदर्शिता और सेल्फ अवेयरनेस मांगता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जिंदगी में चीजें बदल जाती हैं, है ना? मान लीजिए मैंने पूरी ईमानदारी से कुछ करने का वादा किया, पर बाद में हालात ऐसे बन गए कि मैं उसे निभा नहीं पा रही। तब क्या ये वादा खिलाफी नहीं मानी जाएगी? अच्छा सवाल है। स्रोत इसके लिए भी एक रास्ता सुझाता है। क्या? उसका कहना है कि अगर आपने पूरी नेक नियति से वादा किया था, लेकिन अब उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे सही तरीका है सीधे उन सभी लोगों के पास जाना जो इससे जुड़े हैं। अच्छा। और पूरी सच्चाई और विनम्रता से स्थिति बता देना कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ईमानदारी से। हाँ, यहाँ मूल सिद्धांत है, सबके साथ हर चीज के बारे में हमेशा सच बोलें। स्रोत के अनुसार जो अत्यधिक विकसित प्राणी हैं, वो इसी तरह की पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ जीते हैं। ये कोई बचने का रास्ता नहीं है, बल्कि ईमानदारी का एक बहुत ऊंचा स्तर है। ये पारदर्शिता और जिम्मेदारी का लेवल तो वाकई काफी ऊंचा है। इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। सही बात है। तो ये थी आइटम #3 के बाद कथनी और करनी में पूरी तरह से तालमेल लाना। अब स्रोत इसी से जुड़ा एक और जरूरी पहलू सामने रखता है आइटम #4 में। हाँ, ऐसा लगता है कि सिर्फ सच बोलना और वादे निभाना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें ये भी देखना होगा कि जो हम कर रहे हैं वो वास्तव में कारगर है या नहीं। बिल्कुल सही कहा। आइटम 4 यही कहता है, एक जागृत प्रजाति जो है, मतलब जो वास्तविकता है, उसे देखकर और स्वीकार करके हाँ, हमेशा वही करती है जो कारगर होता है, जो इच्छित परिणाम देता है। जबकि हम अजागृत मनुष्य अक्सर इसकी उलट करते हैं। हम या तो वास्तविकता को अनदेखा करते हैं या उससे लड़ते हैं, और ऐसे काम करते हैं जो हमारे बताए गए लक्ष्यों तक ले जाने में कारगर ही नहीं होते। हाँ, ये आइटम 3 के जुड़ावा लगता है। स्वाभाविक रूप से जुड़ता है। पहले आप सच बोलते हैं अपने आप से और दूसरों से, फिर आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, और फिर आप वही करते हैं जो उस वास्तविकता के हिसाब से असल में काम करता है। क्या स्रोत इसके कुछ उदाहरण देता है? क्योंकि ये सिद्धांत सुनने में तो लॉजिकल है, पर असल जिंदगी में कैसे? हाँ, देता है। और स्रोत रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ बहुत ठोस और शायद थोड़े असहज करने वाले उदाहरण देता है। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि कैसे इंसान अक्सर कहते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, पर करते कुछ ऐसा है जो बिल्कुल उल्टा नतीजा लाता है। जैसे कि? पहला उदाहरण, मान लीजिए उद्देश्य है शांति, खुशी और प्रेम का जीवन। हाँ, कौन नहीं चाहता? तो स्रोत पूछता है, क्या हिंसा कारगर है? क्या लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, नफरत ये शांति और प्रेम लाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास, अनुभव सब चीख चीख कर कहते हैं कि नहीं, हिंसा से और हिंसा ही पैदा होती है। फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर, समाज में, देशों के बीच हिंसा एक स्वीकृत तरीका बनी हुई है। नतीजा? शांति नहीं, अशांति। सही। दूसरा उदाहरण बताइए। उद्देश्य अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु। हाँ। तो क्या रोजाना भारी मात्रा में जंक फूड खाना, प्रोसेस चीजें खाना, सिगरेट पीना या बहुत ज्यादा शराब पीना, क्या ये कारगर है? नहीं, विज्ञान तो यही कहता है। बिल्कुल। मेडिकल साइंस साफ साफ बताता है कि ये आदतें सेहत के लिए बुरी हैं, उम्र कम करती हैं। फिर भी ये व्यवहार कितने आम है? नतीजा? बीमारियां, कमजोर सेहत। बिल्कुल। ये भी सोचने वाली बात है। हमारा लक्ष्य कुछ और, हमारा काम कुछ और। और तीसरा उदाहरण? तीसरा, अगर उद्देश्य है ऐसे बच्चों की परवरिश करना जो हिंसा और गुस्से से मुक्त हों, शांत हों, संतुलित हों। हाँ, हर माँ बाप यही चाहेंगे। तो क्या उन्हें बचपन के सबसे नाजुक सालों में लगातार हिंसा, मारधाड़, गुस्से के भयानक चित्रणों के सामने रखना कारगर है, चाहे वो फिल्मों में हो, वीडियो गेम्स में या खबरों में? नहीं। मनोवैज्ञानिक शोध तो यही कहते हैं कि इसका बुरा असर पड़ता है। फिर भी ऐसा होता रहता है ना? नतीजा? बच्चों में बढ़ती आक्रामकता, असंवेदनशीलता। यह है एक और मुश्किल सच्चाई है जिसे हम शायद देखना नहीं चाहते। शायद। चौथा उदाहरण, अगर उद्देश्य है पृथ्वी की देखभाल करना, उसके सीमित संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। तो क्या उन संसाधनों को ऐसे इस्तेमाल करना जैसे कि वे कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्या ये कारगर है? जंगलों को काटते जाना, पानी बर्बाद करना, प्रदूषण फैलाना, क्या ये हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए कारगर है? जवाब तो सामने है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट, नहीं, कारगर नहीं है। बिल्कुल। फिर भी बड़े पैमाने पर यह रवैया जारी है। नतीजा? एक बीमार होता हुआ ग्रह। और पांचवा उदाहरण भी है शायद। हाँ, पांचवा धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ा है।
अगर उद्देश्य है एक प्रेम करने वाले ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के साथ गहरा रिश्ता बनाना ताकि धर्म लोगों के जीवन में अच्छा बदलाव ला सके, हाँ, तो क्या एक ऐसे ईश्वर की शिक्षा देना जो सिर्फ न्याय करता है, सजा देता है, बदला लेता है, क्या ये कारगर है? क्या इससे प्रेम और जुड़ाव पैदा होता है या डर और दूरी? शायद डर ज्यादा पैदा होता है। स्रोत का तर्क यही है कि डर पर आधारित धर्म लोगों को जोड़ता नहीं बल्कि अक्सर बांटता है और कट्टरता पैदा करता है। नतीजा, धर्म के नाम पर विभाजन और संघर्ष। ये उदाहरण तो वाकई आंखें खोलने वाले हैं। हाँ, ये दिखाते हैं कि कैसे हम अक्सर अपने ही घोषित लक्ष्यों के ठीक उल्टा काम करते हैं। शांति चाहते हैं पर हिंसा करते हैं। सेहत चाहते हैं पर हाँ, सेहत खराब करने वाली चीजें खाते पीते हैं। अच्छे बच्चे चाहते हैं पर उन्हें हिंसा दिखाते हैं। स्वस्थ ग्रह चाहते हैं पर उसे बर्बाद करते हैं। प्रेममय ईश्वर चाहते हैं पर डर सिखाते हैं। बिल्कुल। और फिर हम परिणामों से हैरान होते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। ये जो कारगर है उसे न करने का पैटर्न, ये बहुत गहरा लगता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं और जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, ये दोनों बिंदु आइटम क्रमांक 3 कथनी बराबर करनी और आइटम क्रमांक 4 करनी बराबर जो कारगर हो, ये आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़े हैं। शायद ये एक क्रम है। पहले आप वास्तविकता को देखने और स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं जो है, फिर आप पूरी ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं और उस पर अमल करते हैं, आइटम क्रमांक 3। सही। और फिर आप केवल वही काम चुनते हैं जो आपके असली लक्ष्यों के लिए कारगर हो, आइटम 4। ये सब सच्चाई और जागरूकता पर टिका है। ये संश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ पर्सनल इंप्रूवमेंट का नुस्खा नहीं है। अच्छा? बल्कि ये पूरी मानवता के लिए एक प्रजाति के रूप में जागृत होने का रास्ता हो सकता है। पूरी मानवता के लिए? हाँ, ये सिद्धांत पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, वास्तविकता को मानना और असरदार काम करना, ये उस ऊंची चेतना तक पहुंचने की सीढ़ियां हो सकते हैं। एक तरह से हमारे विकास का अगला कदम, जैसा स्रोत बताता है। और स्रोत इसे लेकर काफी आशावादी भी लगता है ना? हाँ, लगता तो है। वो कहता है कि आज हमारे पास ऐसे साधन हैं जो पहले कभी नहीं थे, जैसे लगभग तुरंत होने वाला वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। सही। इससे नए विचार, नई जागरूकता बहुत तेजी से फैल सकती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जानकारी और प्रेरणा अब दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। पहले ऐसा नहीं था। और स्रोत ये भी जोड़ता है कि ऐसा लगता है कि दुनिया की आबादी का एक बढ़ता हुआ हिस्सा है जो जानबूझकर, सचेत रूप से इस बदलाव की प्रक्रिया के प्रति कमिटेड हो रहा है। मतलब लोग खुद से चुन रहे हैं। हाँ, लोग खुद से चुन रहे हैं कि वे इस दिशा में काम करना चाहते हैं। वे ज्यादा जागरूक, जिम्मेदार और प्रभावी जीवन जीना चाहते हैं। ये सुनकर वाकई कुछ उम्मीद बंधती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ निराशाजनक ही है। बिल्कुल नहीं। और स्रोत में एक और विचार है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या? कि मानवता एक समूह के रूप में इस बड़े बदलाव से सिर्फ एक निर्णय दूर है। सिर्फ एक निर्णय दूर? इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं लगता? हाँ, सुनने में लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह सब बदल जाएगा, लेकिन ये इस विचार की ओर इशारा करता है कि बदलाव की क्षमता हमारे अंदर है, अभी यहीं। अच्छा। और अगर काफी सारे लोग एक नया रास्ता चुनने का निर्णय कर लें, तो बदलाव शायद हमारी सोच से ज्यादा तेज हो सकता है। ये एक तरह से कलेक्टिव विल पावर, सामूहिक इच्छा शक्ति का आह्वान है। एक निर्णय दूर, ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो निर्णय कैसा दिखेगा, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर भी। हाँ। तो आज हमने स्रोत के आधार पर 2 मुख्य विचारों पर गौर किए। पहला, अपनी कथनी और करनी को पूरी तरह से एक सीध में लाना, उसकी ताकत और जरूरत, आइटम 3। बिल्कुल। और दूसरा, वास्तविकता को स्वीकार करके केवल वही करने का महत्व जो हमारे घोषित लक्ष्यों के लिए असल में कारगर हो, काम करे, आइटम 4। हाँ, हमने देखा कि कैसे स्रोत के अनुसार ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत ईमानदारी तक सीमित नहीं है। ये शायद मानवता के सामूहिक जागरण की कुंजी हो सकते हैं। और जैसा स्रोत कहता है, हर व्यक्ति इसमें अपना योगदान दे सकता है। हाँ, और शायद हम सब मिलकर उस एक निर्णय के बहुत करीब हैं। ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है जो सीधे स्रोत से ही निकलता है। क्या है वो? अगर हमें इन सिद्धांतों को सच्चाई, कथनी करनी में बराबरी और जो कारगर है उसे करना, इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना हो, तो वो एक निर्णय लेना व्यक्तिगत स्तर पर
कैसा दिख सकता है? अच्छा सवाल है। हम आज, अभी, इसी पल कौन सा एक छोटा या बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो हमें इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ाए? हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। इस गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।